हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी का जो हम लोग नॉर्थ अमेरिका स्टार्ट किए थे उसी का ये दूसरा पार्ट है। नॉर्थ अमेरिका का दूसरा पार्ट। तो हम लोग उत्तरी अमेरिका को देखे थे, तो अब हम उत्तरी अमेरिका का पार्ट नंबर 2 देख रहे हैं। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि हमने नॉर्थ अमेरिका के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल कर ली थी। अब जो बचा हुआ है वो, और फिर इसके बाद में एक पार्ट और आएगा। तो नॉर्थ अमेरिका का मैंने बताया था कि इसमें से 3 देश जो हैं वो सबसे बड़े हैं। कौन कौन से? एक जो सबसे ऊपर आता है वो ये कनाडा, लिख दीजिए। और ये मैंने बताया था यूएसए। यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका। और तीसरा मैंने बताया था मैक्सिको, मतलब इस यहाँ पे मैक्सिको की खाड़ी भी है। और ये मैंने बताया था, मतलब पहले थोड़ा सा समरी बता देते हैं कि इसका जो उत्तरी अमेरिका है, इसका ये जो उत्तरी और इधर आता है पूर्व, तो उत्तरी पूर्व का थोड़ा सा भाग ये देखिए इसका निकल के चला गया था, जिसे हम क्या कहते थे, ग्रीनलैंड। और ये भी बताया था कि ग्रीनलैंड पे जो है डेनमार्क का मतलब राजनीतिक अधिकार है और दुनिया का सबसे बड़ा वही ग्रीनलैंड है। फिर इसके बाद में अब जो बचा हुआ है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि ये जो नॉर्थ अमेरिका है, इसका मैंने बताया था कि ये दूसरी लंबी जो पर्वत है वो रॉकी पर्वत है। ये जो मैंने मतलब रेड कलर से ड्रॉ किया है। और सबसे लंबी पर्वत मैंने क्या बताया था, वो बताया था मैंने जो है साउथ अमेरिका मतलब दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत। और ये मैंने क्या बताया था कि ये उत्तरी अमेरिका का जो है ये रॉकी पर्वत है। रॉकी पर्वत यहाँ से देखिए पूरा जो है कैलिफोर्निया ये पूरे में विस्तृत है। और ये बताया था कि ये जो पार्ट है अलास्का इसको बोलते हैं, ये यूएसए का भाग है, भले ही वो वहाँ पर है। तो क्या हुआ, और देख लीजिए ये जो लाइन है मतलब कनाडा और यूएसए के बीच में जो सीमा बनाती है उसे हम क्या बोलते हैं, 49 डिग्री समानांतर, मतलब जो है 49 डिग्री नॉर्थ। ये इसको मैंने बताया था कि जो है मतलब बना के फिगर फिर बताया था। फिर यहाँ पे मैंने बताया था 5 झीलों को मैंने बताया था लगातार, जिसमें से 5 झील थी सुपीरियर जो विश्व की सबसे मीठे पानी की या ताज़े पानी की झील। ये 5 जो झीलें यहाँ पे थी, मिशिगन, इरी, ओंटारियो और सुपीरियर, ये सब मैंने बताया था। ये सब मीठे पानी की झील मतलब जो है कह सकते हैं कि ताज़े पानी की झील थी। और फिर मैंने यहाँ पे बताया था 4 झीलें कि जब टेम्परेचर अधिक होता है, बर्फ़ पिघलती है, तब यहाँ 4 जो है लगातार झीलों का निर्माण हो जाता है। इसके बाद में हम लोग ये देखते हैं कि सबसे पहले ये देख लीजिए कि आज हम पठार और मतलब पठार और जो है कौन सी ज्वालामुखी, ये सब इसके बारे में पूरा विस्तृत चर्चा करेंगे। तो ये मैंने बताया था कि यहाँ एक नदी है, वो नदी का नाम अभी आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, जो मैक्सिको और यूएसए के बीच में जो है सीमा रेखा का निर्धारण करती है। और हमने ये बताया था कि 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी, ये मैक्सिको से और मैक्सिको के जो यहाँ अमेरिका के छोटे छोटे द्वीप हैं उन सबसे होकर गुजरती है, मतलब कर्क रेखा। फिर इसके बाद में देखिए कि यहाँ पर जो मतलब अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका में जो एक स्थान है यहाँ पे जो मतलब ये रॉकी पर्वत है, रॉकी पर्वत की यहाँ पे देख लीजिए, रॉकी पर्वत में एक है जो है ब्रिटिश कोलंबिया बोलते हैं, ये वाला जो है ये पूरा भाग जो है ये यहाँ पे रॉकी पर्वत में ही मतलब स्थित है। रॉकी पर्वत एक जगह नहीं है, ये बहुत सारा इसका विस्तार है। तो यहाँ पे ये पूरा मान लीजिए ये है ब्रिटिश कोलंबिया, यहाँ पे लिख लीजिए, इसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, ब्रिटिश, एक सेकेंड, ब्रिटिश कोलंबिया। ब्रिटिश कोलंबिया में जो है सीसा और जस्ते का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है। क्या मैंने बताया कि रॉकी पर्वत जो विस्तृत है ये अलास्का से लेकर और यहाँ जो दक्षिणतम बिंदु तक है, थोड़ा थोड़ा मतलब फैला हुआ है, कैलिफोर्निया और जो भी जितने देश आते हैं सब। तो यहाँ पे एक मतलब
मतलब यहाँ पे एक स्थान जो है ब्रिटिश कोलंबिया, तो ये जो जगह है ब्रिटिश कोलंबिया, यहाँ पे सीसा और जस्ते का सबसे बड़ा व्यापार भंडार है। ये प्रश्न आता है कि सीसा और जस्ते का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है, तो वो है जो है ब्रिटिश कोलंबिया में। और ब्रिटिश कोलंबिया जो है, और ये भी पूछता है कि कौन सी खान में, तो वो है सुलीवान की खान, ये सुलीवान खान। ठीक, खान मतलब ये नहीं कि ये वाला खान नहीं जो शाहरुख खान वगैरह, ये खान जिसमें हमें खनिज प्राप्त होता है, जैसे कि सोना हमें प्राप्त होता है कोलार की हट्टी, आप लोगों ने सुना, हमने पढ़ाया है। और कोलार की हट्टी से जो है हम लोग को सोना प्राप्त होता है। और एक गोलकुंडा की खान है, तो ये खानें होती हैं। तो जो मतलब ब्रिटिश कोलंबिया है, यहाँ पे सीसा और जस्ते का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है, वो भी कहाँ पे, सुलीवान खान में। फिर इसके बाद में हम आगे देखते हैं, सुलीवान खान के बाद में देखते हैं। अब हम लोग इसके बाद ये देखते हैं कि यहाँ उत्तरी अमेरिका में ही जो है 2 पठार पाए जाते हैं। कौन कौन से, एक है मैक्सिको का पठार और एक है जो है यहाँ पे लिख दें, ये मैंने बताया, ये देखिए, ये कनाडा, ये यूएसए और ये मैक्सिको। तो मैक्सिको यहाँ पे जो है, यहीं पे मैक्सिको का पठार पाया जाता है। क्या मतलब अगर बात किया जाए कि 2 पठार कौन कौन से हो जाएंगे, एक हो जाएगा मैक्सिको का पठार, मैक्सिको का पठार, मैक्सिको का पठार, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे देखो मैक्सिको का पठार तो यहाँ पे आता है, ये मैक्सिको, ये यूएसए हो गया। देखिए ये कनाडा और कनाडा के बीच में और यूएसए के बीच में लाइन मैंने बताया 49 डिग्री समानांतर। फिर यूएसए के बीच में एक जो नदी है, वो नदी इसका निर्धारण करती है। और फिर इसके बाद में आता है मैक्सिको, तो ये मैक्सिको है, मैक्सिको के नीचे जो जल है इसको हम कहते हैं मैक्सिको की खाड़ी। तो यहीं पे एक ये पूरा भाग जो है इसको हम बोलते हैं मैक्सिको का पठार। तो दूसरा क्या हो गया, मैक्सिको का पठार, आप लोग लिख लेंगे। सॉरी। तो मैंने बताया कि उत्तरी अमेरिका में 2 कौन से पठार हैं, एक है मैक्सिको का पठार, मैक्सिको का पठार की अवस्थिति ये देखिए यहाँ पे है। और फिर दूसरा है जो है, एक मैंने बताया था, यहाँ पे लिख लीजिए, ये दूसरा हो जाएगा कोलरेडा का पठार। एक सेकंड यहाँ लिख लीजिए, कोलरेडा का पठार। तो ये मैक्सिको का पठार तो यहाँ मैक्सिको में यहाँ पे आ गया, और जो कोलरेडा का पठार है वो ये जो रॉकी पर्वत है यहाँ इसके बीच में, यहाँ पे इस वाले स्थान पे। अगर आप लोग एटलस में देखेंगे तो एटलस में जो है पश्चिमी भाग में देखेंगे तो इधर साइड में, तो वहाँ पे आप लोग को जो है कोलरेडा का पठार जो फिजिकल मैप है, मतलब पॉलिटिकल मैप में मत देखना, फिजिकल मैप में देखना, तो जो है आपको दिखाई देगा। तो मैंने 2 पठार बताया, एक मैक्सिको का पठार और एक कोलरेडा का पठार। अब हम लोग इसके बाद में देखते हैं, मैंने बताया था कि सॉरी, मैंने बताया 3 जो सबसे बड़े देश हैं कौन कौन से, एक कनाडा और एक यूएसए और एक मैक्सिको। और फिर मैंने बताया था कि यहाँ जो मैक्सिको के नीचे मतलब छोटे छोटे 7 देश थे, उसमें से छोटा जो सबसे लास्ट वाला जो एक मतलब लास्ट में एक देश आता है जो है, वहीं पे एक नहर है, पनामा नहर। तो ये पनामा नहर जो है यहाँ पे लिख लीजिए, जैसे कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की बात की जाए, यहाँ पे पहले देख लीजिए, मान लीजिए ये, एक सेकंड यहाँ पे चित्र बना दे, जैसे कि ये उत्तरी अमेरिका हो गया ये, और यहाँ पे नहर है पनामा नहर, ये पनामा नहर मान लीजिए है पनामा नहर, ठीक सॉरी। और यहाँ पे ये दक्षिणी अमेरिका हो गया। तो अगर उत्तरी अमेरिका से किसी को अगर मान लीजिए इधर आना होता था, मान लीजिए कोई यहाँ पे है, तो उसको अगर यहाँ पे आना है, तो जब यहाँ पे नहर नहीं बना था, मतलब ये जुड़ा हुआ था ये पार्ट ऐसे, तब वो यहाँ से ऐसे घूम के तब आता था। तो मतलब कितनी लंबाई दूरी तय करनी पड़ती थी। तो इसीलिए इसको यहाँ पे काट के थोड़ा सा एक नहर का निर्माण किया गया है। उस नहर का क्या नाम है, पनामा। ये मैंने उत्तरी अमेरिका, यही नॉर्थ अमेरिका जो है, इसी को हमने ड्रा किया है, मतलब गंदा फिगर बना तो क्या हुआ। तो ये नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका, मतलब ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में नहर बनाया गया है, पनामा नहर उसे बनाया गया है। क्यों? क्योंकि जो इतनी लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, मान लीजिए कोई मतलब समुद्री यात्रा कर रहा है, मतलब यहाँ से उसको यहाँ आना है, तो वो इतना लंबी दूरी तय करके तब यहाँ पे पहुँचता था। तो इसलिए यहाँ पे एक नहर का निर्माण किया गया है, वो भी 1914 में किया गया है। कब किया गया है यहाँ पे लिख लीजिए,
1914 ईस्वी में किया गया था इस नहर का निर्माण। और ये अगर बात करें कि लंबाई कितनी है तो वो है 82 किलोमीटर। कितनी है यहाँ पे लिख लीजिए, इस नहर की जो लंबाई है वो है 82 किलोमीटर। आप लोग इसको लिख लेंगे। फिर 82 किलोमीटर के बाद में देखते हैं कि इसके आगे क्या। तो हमने क्या बताया कि जो मतलब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में मतलब लंबाई, जो रास्ते की लंबाई है वो दूरी कम करने के लिए जो है एक नहर का निर्माण किया गया, जिसका नाम था क्या, पनामा नहर। और पनामा नहर बहुत लंबी है। कितनी लंबी है, 82 किलोमीटर। तो अब इतना लंबा मतलब इतनी लंबी जो दूरी तय करके यहाँ पे जाना पड़ता था तो उसको मतलब कम कर दिया गया। तो ये प्रश्न आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे देख लीजिए, मैंने आप लोग को महान झील बताया था कि 5 झीलों से जो मिलकर यहाँ पे 5 झीलें आई थी। कौन कौन सी, मिशिगन, सुपीरियर और जो है इरी, और मतलब 5 झीलें थी यहाँ पे। तो उसको ग्रेट लेक्स मतलब महान झीलें मतलब बताया गया था। और फिर यहाँ पे यहीं पे ही एक मतलब पठार है, मतलब ये जो इतना मैंने ड्रा किया है आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ये जो है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं लारेंसिया का पठार। इसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए, एक सेकेंड, लारेंसिया का पठार क्या बोलते हैं इसे, ये जो इतना पूरा है इसे हम बोलते हैं लारेंसिया का पठार। तो लारेंसिया का पठार, इसके बारे में अगर बात करें तो ये लेब्राडोर प्रायद्वीप में स्थित कनाडियन शील्ड का भाग है। ये क्या है, ये जो लेब्राडोर, एक लेब्राडोर धारा भी होती है, उसके बाद नहीं कर रहे हैं। तो ये लारेंसिया का पठार जो है ये लेब्राडोर प्रायद्वीप में स्थित कनाडियन शील्ड का भाग है, ये मैंने लिख दिया है। और ये जो है क्यों इसको इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे खनिज संसाधन में बहुत ज़्यादा संपन्न है। मतलब यहाँ पे खनिज संसाधन बहुत ज़्यादा मतलब पाया जाता है। अगर यहाँ पे उत्खनन करें या कुछ भी तो यहाँ पे जो है खनिज संसाधन के क्षेत्र से बहुत समृद्ध है। क्या, कौन सा समृद्ध है, लारेंसिया का पठार। अभी मैंने 2 पठार आप लोग को बताए थे, एक मैक्सिको का पठार बताया था और एक मैंने बताया था कोलोराडो का पठार। फिर जो है 2 पठार मैंने बता दिए थे, कौन कौन से, एक बताया था मैंने यहाँ पे मैक्सिको का पठार और दूसरा मैंने यहाँ पर बताया था कोलोराडो का पठार। फिर इसके बाद में हमने लारेंसिया का पठार बताया, यहाँ पे जहाँ पे ग्रेट लेक्स झीलें थी, मतलब 5 सुपीरियर से लेके और वहाँ पूरा ओंटेरियो तक। तो वो मतलब ये क्यों इतना फेमस है, क्योंकि यहाँ पे खनिज संसाधन में बहुत ज़्यादा संपन्न है। अब हम लोग इसके बाद में देखते हैं, इसको मिटा दें क्योंकि जो है इसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि ये लारेंसिया का पठार हो गया। फिर इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि ये यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने ये आपको बताया था, ये लिख लिया करिए। जैसे मैंने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बताया है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो इसको हिंदी में लिख लीजिए। यहाँ हो जाएगा पूर्व, ये हो जाएगा उत्तर, ये हमने दक्षिण और ये हो जाएगा पश्चिम और ये दक्षिण। तो इधर देखिए, इसलिए हमने ये बता दिया है क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इधर आएगा क्या, दक्षिण, यहाँ से देखते चलिए, ये दक्षिण आएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा उत्तर, और इधर क्या आएगा, इधर आएगा जो है पूरब और इधर पश्चिम। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये दक्षिण और पूर्व मतलब इधर, मतलब दक्षिण से लेकर यहाँ पूर्व तक, यहाँ पे जो है चक्रवात बहुत आते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि अमेरिका जो है, अमेरिका के पूर्व और दक्षिण में इधर की साइड में अटलांटिक ओशियन मतलब अटलांटिक महासागर है, और उत्तर और दक्षिण के मतलब इधर साइड में मतलब पश्चिम साइड में क्या है, पैसिफिक ओशियन मतलब प्रशांत महासागर है। तो हमने क्या बताया कि यहाँ पे उत्तर और दक्षिण मतलब ये जो इतना क्षेत्र है यहाँ पे जो है क्या चक्रवात बहुत आते हैं। हम लोग चक्रवात के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, उसके बारे में हम नहीं बताएंगे कि कैसे हवाएं चलती हैं, किस कारण चक्रवात आता है, और मतलब अगर चक्रवात आता है तो उसके आई में खड़े होने पे व्यक्ति के साथ क्या होता है, तो वो हम बहुत अच्छे से बताएंगे। लेकिन ये जानिए कि जो अमेरिका में चक्रवात आता है उसे मतलब जैसे कि किन नामों से जानते हैं, जैसे कि भारत में नाम हो गया जैसे कि बिली बिली नाम कहीं हो गया, तो ऐसे ही अमेरिका में जो है चक्रवात को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे जो मतलब उत्तर और दक्षिण के क्षेत्र में जो मतलब चक्रवात आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एक सेकंड यहाँ पे लिख लीजिए, उसको हम बोलते हैं हरिकेन। क्या बोलते हैं, हरिकेन। और क्या बोलते हैं,
मैंने क्या बताया कि जो दक्षिण और उत्तर में जो मतलब चक्रवात आते हैं उनका नाम है क्या, हरिकेन और टारनेडो। क्या नाम है, टारनेडो। तो प्रश्न इस तरह आता है कि उत्तरी अमेरिका में चक्रवात को किन किन नामों से जानते हैं। मतलब एक तो दे देगा, कहीं पे दे देगा मतलब हरिकेन, और फिर टारनेडो की जगह पे बिली दे देगा, और कहीं कहीं पे दोनों दे देगा। तो ऐसे करके पूछता है। तो आप लोग क्या जानेंगे कि उत्तरी अमेरिका में 2 चक्रवात कौन कौन से हो गए, हरिकेन और टारनेडो। आप लोग याद रखिए, 2-3 बार ऐसे मन में कहा करिए कि हरिकेन और टारनेडो उत्तरी और दक्षिण मतलब उत्तरी अमेरिका के उत्तर दक्षिण में आते हैं। अब हम लोग यहाँ इसकी बात करते हैं कि जो उत्तरी अमेरिका है, यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रेड इंडियन। जो यहाँ पे उत्तरी अमेरिका के लोग हैं उनको क्या क्या कहते हैं, तो यहाँ पे लिख लीजिए। एक तो कहते हैं जो है रेड इंडियन एस्किमो, यहाँ पे लिख लीजिए एस्किमो। और क्या बोलते हैं, एक और है कोई, यहाँ पे लिख लीजिए एक इनथुट। ये एक सेकंड, यहाँ पे मैंने क्या बताया कि जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका में मुख्यतः जो मूल निवासी हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए रेड इंडियन एस्किमो। और इसको क्या बोलते हैं, इसको इन्यूट। क्या बताया मैंने, रेड इंडियन एस्किमो और इन्यूट ये। और फिर जो एस्किमो का जो सामान है उसको ले जाने के लिए एक मतलब कुत्ता होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, रेंडियर कुत्ता। ये क्या करता है, ये एस्किमो स्लेज गाड़ी को खींचते हैं। क्या करते हैं, गाड़ी को खींचते हैं। क्या करते हैं, ये देखिए मैंने बताया कि जो उत्तरी अमेरिका है उसके जो मूल निवासी हैं उन्हें क्या क्या कहते हैं, रेड इंडियन कहते हैं, एस्किमो कहते हैं और इन्यूट कहते हैं। लेकिन जो ये एस्किमो है, एस्किमो का काम क्या होता है कि इनका जो मतलब जैसे कि इनकी मतलब जो स्लेज गाड़ी होती है उसको एक मतलब जो कुत्ता होता है उसको हम कहते हैं रेंडियर कुत्ता। तो ये रेंडियर कुत्ता ही उनके सामान को जो है वो मतलब खींचते हैं, क्योंकि मतलब इनका यही आता है कि स्लेज गाड़ी जो है मतलब एस्किमो की स्लेज गाड़ी, उसे हम क्या मतलब कौन खींचता है, तो वो रेंडियर जो है कुत्ते खींचते हैं, मतलब सामान को ले जाते हैं। तो हमने बताया कि उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी हैं उन्हें क्या बोलते हैं, रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूट। अब हमने एस्किमो के बारे में आप लोग को कुछ बताया था कि एस्किमो जो है वो बर्फीले क्षेत्रों में ये एक प्रकार की जनजाति है और ये बर्फीले क्षेत्रों में निवास करती है। और बर्फीले क्षेत्र में इनके जो घर होते हैं, देख लीजिए सॉरी, जैसे मान लीजिए कि इनके ये घर हैं, ठीक, ये मान लीजिए ये घर है, ठीक। इस तरह घर पहली बात तो बर्फ़ का बनता नहीं है। तो ये इग्नू मैंने बताया था कि रहते हैं बर्फ़ के घरों में, जो रहते हैं ऐसे उनका जो है दरवाज़ा होता है कुछ। तो इनके दीवारों के भी 2 दीवारें बना दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि एक तो बर्फ़ के घरों के अंदर जो है टेम्परेचर अधिक रहता है ये, और दूसरा जब ये लोग 2 दरवाजे मतलब 2 दीवारें निर्माण कर देते हैं तो क्या होता है, एक बर्फ़ के अंदर थोड़ा स्थान रहता है तो वहाँ पे टेम्परेचर रहता है तो और गर्म करता है। तो हमने बताया कि जो मतलब अमेरिका के ही एक जो एस्किमो जनजाति है, एस्किमो लोग, वो बर्फ़ के घरों में रहते हैं, उसे हम इग्नू बोलते हैं। और इनके इसलिए घर में बर्फ़ के घरों में रहते हैं क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर अच्छा बना रहता है। अब हम लोग इसके बारे में फिर देखते हैं, मैंने जो बताया वो अच्छे से आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि देख लीजिए, अब हम देखते हैं कि विश्व का यहाँ पे एक सेकंड लिख दें, विश्व का सबसे बड़ा एक पार्क है, उसका नाम है, क्या नाम है, यहाँ पे लिख लीजिए वुड बफेलो नेशनल पार्क। वुड बफेलो नेशनल पार्क। अगर बात किया जाए कि विश्व का सबसे बड़ा पार्क कौन है, तो वो है वुड बफेलो नेशनल पार्क। वो बफेलो वाला, भैंस वाला बफेलो नहीं। अगर विश्व का सबसे बड़ा पार्क की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, वुड बफेलो नेशनल पार्क। और ये बात करें कि कहाँ पर है, तो ये है कनाडा में। कनाडा कहाँ है,
ये कनाडा में ही है, क्या है, वुड बफेलो नेशनल पार्क। ये प्रश्न आया है कई बार कि विश्व का सबसे बड़ा पार्क, तो वो क्या हो जाएगा, वुड बफेलो नेशनल पार्क। और ये कहाँ पे अवस्थित होती है, कनाडा में है। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक निर्यातक की बात करें। अगर यूरेनियम में उत्पादक की बात किया जाए तो वो कनाडा है। क्या, यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, कनाडा। कनाडा एक मैंने क्या बताया था, वुड बफेलो नेशनल पार्क, यहाँ पे लिख लीजिए वुड बफेलो नेशनल पार्क। और दूसरा मैंने क्या बताया यहाँ पे, यूरेनियम। इसका सिंबल हम बनाए दे रहे हैं, आप लोग ले लीजिए। यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक व निर्यातक। मैंने क्या बताया कि ये जो कनाडा है, कनाडा में ही वुड बफेलो नेशनल पार्क पाया जाता है जो विश्व का सबसे बड़ा है। और यही कनाडा में ही जो है यूरेनियम का अगर परमाणु क्रमांक मतलब पूछा जाएगा, एटॉमिक नंबर, तो वो क्या हो जाएगा, अभी भी मतलब शायद 92 होता है। ये बम बनाने के लिए, ज़्यादातर परमाणु बम वगैरह बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम बहुत खतरनाक जहरीला कह सकते हैं ये है। तो ये यूरेनियम को मंदक के रूप में हम लोग करने के लिए कैडमियम की छड़ें लगाते हैं, उसके बारे में बताएंगे। तो अगर यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक व निर्यातक देश जो बात करें तो ये क्या है, कनाडा। और क्या बताया कि वुड बफेलो नेशनल पार्क जो है वो भी कहाँ पे है, कनाडा में। कनाडा, ये मैंने क्या बताया था कि उत्तरी अमेरिका के 3 सबसे बड़े देश, कनाडा और जो है ये USA और एक मैक्सिको। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद में, यहाँ पर लिख लीजिए। एक आता है विनिपेग नगर। क्या, विनिपेग एक आता है जो है विश्व में गेहूं की मंडी के नाम से विख्यात है। यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे लिखिए विश्व की गेहूं की मंडी के नाम से क्या जाना जाता है, उसको हम बोलते हैं विनिपेग नगर। हमने क्या बताया कि यही कनाडा में एक नगर है जिसको हम कहते हैं क्या, विनिपेग नगर। आप लोग देख के एड्रेस में देख लेंगे कि कहाँ पे है। तो विश्व की जो है गेहूं की मंडी के नाम से इसको जाना जाता है। किसको, प्रश्न आता है कि विनिपेग नगर को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे हम विश्व की गेहूं की मंडी के नाम से जाना जाता है। क्योंकि मैंने बताया था इन क्षेत्रों में गेहूं बहुत ज़्यादा होता है, मक्का भी बहुत होता है। और जो मक्का होता है, और मैंने बताया था कि प्रेरी घास उत्तरी अमेरिका में बहुत पाई जाती है, जो लंबी लंबी बड़ी बड़ी पत्ती वाली होती है। और जब यहाँ पे मतलब पानी है ना, यहाँ पे ग्रेट लेक्स है पूरा, इसलिए यहाँ का क्षेत्र जो है बहुत उत्पादक एरिया है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे कनाडा में ही एक नगर है विनिपेग नगर में जो है वो, उसको हम किस नाम से जानते हैं, विश्व की जो है गेहूं की मंडी के नाम से जानते हैं, मंडी के नाम से जाना जाता है। और भी मैंने बता दिया। अब ये हो गया क्या, कनाडा। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि देखिए कुछ बचा है, हाँ। और ये भी मैंने बताया था कि आप लोग, मैंने कल पढ़ाया था, आप लोग इसके उत्तर देंगे कि जो ये रॉकी पर्वत है, रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताएंगे। और अलास्का की, अगर उत्तरी अमेरिका की बात किया जाए, ये बता दे रहे हैं कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जो है वो अलास्का में ही स्थित है। उसको क्या बोलते थे, जो है मैकिंजे, क्या बोलते हैं, माउंट मैकिंजे। और ये जो होता है वो अलास्का का भी जो सबसे ऊंची चोटी है वो भी, उसको भी हम बोलते हैं माउंट मैकिंजे। और उत्तरी अमेरिका का भी अगर सबसे ऊंची चोटी की बात किया जाए तो उसे हम बोलते हैं माउंट मैकिंजे। और ये अलास्का पे जो है सबसे ऊंची चोटी है, और ये उत्तरी अमेरिका की भी है। लेकिन रॉकी पर्वत का आप लोग बताएंगे, हम बताएंगे नहीं। अब हम इसके बाद में देखते हैं कि यहाँ पे अगर बात किया जाए, इसके बाद में हम लोग एक और देख लेते हैं पहले कि जो मैक्सिको है, क्या मैंने बताया मैक्सिको, तो हमने बताया कि ये जो मैक्सिको है यहीं पे एक मतलब बात किया जाए कि ज्वालामुखी पर्वत यहाँ पे है। क्योंकि मैंने बताया था कि जो पश्चिमी क्षेत्रों में ज्वालामुखी बहुत आते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक मतलब ये लिख लीजिए पोम्पोकैटपिटल,
यहाँ पे क्या है, पोम्पोकैटपिटल, यहाँ पे लिख लीजिएगा ना दिखाई दे, पोम्पोकैटपिटल जो है, पोम्पोकैटपिटल यहाँ पे अवस्थित है। तो ये प्रश्न आता है कि ज्वालामुखी पर्वत की जो मतलब चोटी है उसका क्या नाम है, तो वो जो है ये है पोम्पोकैटपिटल। और पोम्पोकैट जो पिटल है ये मैक्सिको की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है, मैक्सिको की सबसे ऊंची चोटी का नाम अगर पूछा जाए तो वो है पोम्पोकैटपिटल। क्या मैंने पूछा कि मैक्सिको की सबसे ऊंची चोटी, तो वो है पोम्पोकैटपिटल। और ये जो है ये ज्वालामुखी पर्वत की जो है ये चोटी है। क्या है, ज्वालामुखी पर्वत की चोटी। तो हमने क्या बताया कि जो मैक्सिको है, मैक्सिको में ही एक है पोम्पोकैटपिटल, जो ये मैक्सिको की सबसे ऊंची चोटी है। और रॉकी की आप लोग बताएंगे, और अलास्का की मैंने बताया था क्या, माउंट मैकिनले। ये सब तो आप लोग को याद ही हो जाना चाहिए था। अब हम इसके बाद में 2 प्रश्न आते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देख लीजिए, एक प्रश्न ये आता है कि क्या आता है कि विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबड़ और टायर बनाने का केंद्र कहाँ पे है, तो वो कहाँ पे है। क्या मैंने बताया, विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबड़ और टायर बनाने का जो केंद्र है वह कहाँ पे है, एक्रोन में है। कहाँ पे, यहाँ पे लिख लीजिए एक्रोन। ये प्रश्न आता है, विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबड़, क्या आता है, विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबड़ और टायर बनाने का केंद्र जो है वो मतलब कहाँ पे है, तो वो है एक्रोन। आप लोग एक्रोन जो है एटलस में बताएंगे हमें कि किस देश में आता है। अब हम लोग इसके बाद में देखते हैं कि ये जो कनाडा है, ये प्रश्न भूल गए थे, ये कनाडा कागज़ के उत्पादन में बहुत सबसे बड़ा कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कनाडा में कागज़ का उत्पादन बहुत होता है। और कनाडा में ही ये एक हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या होता, कहिए तो लिख दें, नहीं तो नहीं, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था यहीं कनाडा में ही। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो किससे संबंधित था, ये मतलब जलवायु से ही संबंधित था शायद। और ये जो है ओजोन के बारे में, हाँ जलवायु से संबंधित था। ये ओजोन जो गैस है उसके बारे में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पूछता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ पे हुआ था, तो वो कनाडा में हुआ था। और किससे संबंधित है, ये जलवायु संबंधित जो मतलब ओजोन गैस है, ओजोन मैंने बताया था, ये इससे संबंधित है, O3 इसका सिंबल होता है। तो ये भी प्रश्न आता है। अब देखें इसमें कोई प्रश्न बचता है, अब ये भी मैंने बता दिया। अब इसके बाद में यहाँ पे देखते हैं, हाँ एक प्रश्न यहाँ पे आता है इससे कि USA का मतलब यहाँ पे एक प्रश्न यहाँ पे हम लिखे हैं, ये भूल गए थे। यहाँ पे आता है कि USA का उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या है, मतलब USA इतना डेवलप क्यों है, मतलब तो ये प्रश्न आता है कि USA का उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या है, तो ये है USA का डेट्रॉयट एक कार है, उसकी वजह से जो है USA का प्रमुख केंद्र क्या है, डेट्रॉयट कार, जो कि बहुत महंगी बिकती है। तो हमने 2 प्रश्न बताया जो सबसे इम्पोर्टेंट। क्या बताया, विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबड़ और टायर बनाने का केंद्र वो जो है कहाँ पे है, तो वो है एक्रोन में। और फिर मैंने पूछा कि USA में उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या है, तो वो है जो है डेट्रॉयट कार। क्या, डेट्रॉयट कार USA में बहुत मतलब उसका जो है क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, वो काम होता है। अब हम लोग इसके बाद में ये देखते हैं कि यहाँ पे मैंने बताया था मैक्सिको की खाड़ी में ही बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप अवस्थित हैं। कुछ द्वीप में जो है एक है क्यूबा द्वीप, क्या बताया मैंने, एक है क्यूबा द्वीप, यहाँ पे लिख लीजिए। क्यूबा द्वीप को हम क्या बोलते हैं, इसको यहाँ पे मैंने बताया था कि जो कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा के सबसे समीप में जो द्वीप है उसका नाम है क्यूबा। ये देखिए, क्यूबा की राजधानी भी मैंने बताई थी हवाना जो है, क्यूबा की राजधानी हवाना कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है वो भी जान लीजिए, क्योंकि आप कोई पिछला लेक्चर ना देखा हो तो देख लीजिए। ये मैंने बताया था 0 डिग्री इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर कहें चाहे 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहें, उत्तरी अक्षांश नहीं 0 डिग्री इक्वेटर, विषुवत रेखा और सबसे बड़ी अक्षांश रेखा और भूमध्य रेखा, इतने नाम से इसको जानते हैं। तो 0 डिग्री, और यहाँ पे अगर 0 डिग्री से
नॉर्थ की तरफ 23.5 डिग्री अगर नॉर्थ पूछा जाए तो उसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 0 डिग्री से साउथ की तरफ 23.5 डिग्री तो उसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ मैक्रिकॉन। मतलब उसको मतलब अगर नॉर्थ में 23.5 डिग्री जाए तो उसे हम बोलते हैं कर्क रेखा, और अगर साउथ में आए 23.5 डिग्री तो उसे हम बोलते हैं मकर रेखा। और 0 डिग्री इक्वेटर को तो मैंने बता दिया, 0 डिग्री इक्वेटर बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं और विषुवत रेखा बोलते हैं। तो वही कर्क रेखा जो है यहाँ मैक्सिको से होकर गई है। तो पूछता है कि उत्तरी अमेरिका का कौन सा ऐसा द्वीप है, उस द्वीप की कौन सी राजधानी है कि जो कर्क रेखा के सबसे समीप में। तो ये क्यूबा मैंने कल बताया था। और फिर क्यूबा को हम लोग क्या बोलते हैं इसको, क्यूबा को हम लोग बोलते हैं चीनी का कटोरा। यहाँ पे लिख लीजिए, ये चल नहीं रहा है, चीनी का कटोरा, चीनी का कटोरा क्यूबा को बोलते हैं। क्यूबा एक द्वीप है, ये जो द्वीप है ये पूरा इतना, इसे हम बोलते हैं क्यूबा। तो क्यूबा को हम लोग चीनी का कटोरा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ जो गन्ना है वो गन्ना जो है ये गन्ने का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। क्या है? गन्ने का प्रमुख उत्पादक केंद्र, गन्ने का प्रमुख उत्पादक केंद्र। तो हमने बताया कि मैक्सिको की जो खाड़ी है ये, यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप हैं, उस द्वीप में एक द्वीप क्यूबा है। क्यूबा को हम लोग कहते हैं चीनी का कटोरा, इसलिए कहते हैं क्योंकि गन्ने का प्रमुख उत्पादक केंद्र होने के कारण यहाँ पे गन्ना बहुत अधिक उत्पादक किया जाता है। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि यहीं पे एक द्वीप है जमैका। जमैका में जो है केला उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध है। मैंने बताया था कि ये क्यूबा के जस्ट दक्षिण में या दक्षिण पूर्व में एक छोटा सा द्वीप है, उसका नाम है जमैका। ये जो है ये, इसको हम क्या बोलते हैं? जमैका। जमैका में है जो ये विश्व में सर्वाधिक अगर बात किया जाए केला उत्पादन तो ये जमैका में, यहाँ पे लिख दें सर्वाधिक केला उत्पादन। क्या है? सर्वाधिक केला उत्पादन की बात करें तो ये है जो है जमैका। अब हम लोग ये इसके बाद में देखते हैं कि जमैका हो गया। अब इसके बाद में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेते हैं।